जब ये सारी बातें अलग होगी तो फिर जनता शासन कैसे कर पाएगी? इसलिए क्या किया गया कि शासन नहीं कर सकती जनता, तो राजनीतिक दल जो होते हैं प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। पहली बात, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य रूप से 750 पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। राजनीतिक दल क्या है? नॉर्मल भाषा में आपने अगर दल शब्द नहीं सुना होगा तो आपने पार्टी नाम जरूर सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अनेका अनेक पार्टियां, उनके बारे में आपने सुना होगा। और मुख्यतः आपने दो पार्टियों के बारे में जरूर सुना होगा। एक पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस और एक पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये संपूर्ण भारतवर्ष में इनका सक्रिय संगठन है, इनके सक्रिय सदस्य हैं, इनके सक्रिय नेता हैं, बाकी के भी हैं, लेकिन इतना राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी व्यापक इनका स्वरूप ही है जो दो ये दल बनते हैं। उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार राजनीतिक दल है क्या। राजनीतिक जो दल है वो लोगों का एक संगठित समूह होता है। भाई, राजनीतिक दल के अंदर मुख्य रूप से लोग तो होंगे ही होंगे। अब ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? अपना एक संगठन बना लेंगे। समझ में आ गया? ये लोग मिलकर क्या बना लेते हैं? एक अपना संगठन बना लेते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, यानी यहां पे जनता का शासन है। जनता का शासन, इसका मतलब हर 5 साल बाद में यहां पे क्या होगा भाई साहब? चुनाव होगा। जब हर 5 साल बाद में यहां पे चुनाव होता है तो उन चुनावों के अंदर ये राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में इनका काम होता है सरकार को बनाना। चुनाव लड़ने के बाद में ये क्या बना लेंगे? सरकार बना लेंगे। और जैसे ही इनकी सरकार बन जाएगी, ये अपनी नीतियों को क्या करना स्टार्ट कर देंगे? लागू। यहां पे ध्यान से समझना, पहले दल बनेगा। दल बनाएगा कौन? यहां पे ध्यान रखना, लोग मिलकर बनाएंगे। अलग अलग लोगों की विचारधारा अलग अलग है। जिस व्यक्ति की जो विचारधारा है और वही विचारधारा अगर वो दल पूरी कर रहा है तो लोग उस विचारधारा के साथ में जुड़ जाते हैं और उसके सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। ये लोगों ने मिलकर दल बना लिया और जब दल बना लिया तो क्या होगा? चुनाव होगा। इनका काम है चुनाव लड़ना। चुनाव के अंदर जब इन लोगों को जीत मिल जाएगी तो ये क्या बना लेंगे? अपनी सरकार बना लेंगे। जब इनकी सरकार बन जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे मेरे साथियों? कार्यक्रम और इनकी जो नीतियां होंगी, जो इन्होंने जनता के बीच में चुनाव के समय जो वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए योजनाओं को लागू करना शुरू कर देंगे। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, चुनावों में वादा करेंगे और उसके कुछ समय बाद में अगर इन नीतियों को लागू नहीं करेंगे और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे तो 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा और जनता चुनावों के अंदर इसको क्या कर देगी? सबक सिखा देगी। इंपॉर्टेंट बात, राजनीतिक जो दल होता है उसके प्रमुख रूप से मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है नेता। यानी कोई भी राजनीतिक दल होगा उसमें नेता प्रमुख रूप से तो शामिल होता ही होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है, उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी प्रमुख रूप से नेता की भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है उसमें मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके साथ साथ में AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है उसमें ममता बनर्जी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोई भी दल होगा, उस दल के अंदर मुख्य रूप से आपको यहां पे ध्यान में ये रखना है कि भाई साहब उसका एक ना एक नेता जरूर होता है। एक नेता पक्का होगा। इस चीज का आपको क्या रखना? ध्यान में रखना है। तो एक बात तो आपको यह होगी कि नेता होगा
उसके कुछ सक्रिय सदस्य होंगे, उसके कुछ क्या होंगे, सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर होंगे। आपने देखा होगा कई लोग ऐसा आपके आसपास में कई लोग ऐसा बोलते होंगे कि भाई साहब मैं तो बीजेपी का सदस्य हूं, या फिर मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। तो इसके सदस्य भी होंगे, इसके साथ साथ में इसके अनुयायी होंगे। ध्यान रखना, नेता हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है सक्रिय सदस्य का। किसका बन जाता है भाई, सक्रिय सदस्य। तीसरा पॉइंट इसमें बनता है अनुयायी। अनुयायी का मतलब हो गया समर्थक। जो समर्थक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उस पार्टी का सदस्य बने। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो नेता बनता है वो उस पार्टी का सदस्य स्वाभाविक रूप से हो जाता है। उसके सक्रिय सदस्य यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंबर बन जाते हैं उस पार्टी के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो नेता है और न ही एक्टिव मेंबर है। वो केवल और केवल उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि भाई साहब हम तो इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आप ध्यान रखना आगे। अगला इंपोर्टेंट, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है भाई साहब, हमें ये राजनीतिक दल चाहिए क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है, इस चीज को आपको क्या करना, पढ़ना है। तो राजनीतिक दल के बारे में आप लिख देना भाई साहब। अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए, अगर परिभाषा पूछ ली जाए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि राजनीतिक दल क्या है, इसके प्रमुख घटकों का नाम लिखिए, या फिर इसके प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो उसके अंदर ये लाइन एकदम से सटीक बैठती है। लोगों का संगठित समूह है, चुनाव लड़कर सरकार बनाते हैं, सरकार बनने के बाद में नीतियों को लागू करते हैं। 3 घटकों के नाम लिख देना, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। कोई ज्यादा जोर की बात नहीं है, एकदम से सिंपल है, बस आसान भाषा में आपको क्या करना, समझना है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है भाई, रिक्वायरमेंट क्या है। बिना राजनीतिक दल के क्या काम नहीं चल सकता। अगर बिना राजनीतिक दल के काम चलता तो राजनीतिक दल को बनाने की क्या जरूरत थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि राजनीतिक जरूरी है, राजनीतिक दल जरूरी है, इसीलिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया और राजनीतिक दलों की स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना क्यों की गई और इसकी आवश्यकता क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। बड़े लोकतंत्र में सभी नागरिक सीधे शासन नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इंडिया के अंदर पूरे टोटल 150 करोड़ लोग हैं। अब इन 150 करोड़ लोगों को आप एक ही जगह संसद के अंदर बैठा दो, तो पहली बात तो ये आएंगे नहीं वहां पे। इनकी इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इनकी इतनी ज्यादा संख्या है कि वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे। सबका विचार अलग अलग हो जाएगा, सबके सिद्धांत अलग होंगे, सबके नियम अलग होंगे, सबके कानून अलग होंगे, सबका सोचने का दृष्टिकोण जो है वो अलग होगा। जब ये सारी बातें अलग होगी तो फिर जनता शासन कैसे कर पाएगी। इसलिए क्या किया गया कि शासन नहीं कर सकती जनता, तो राजनीतिक दल जो होते हैं प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। पहली बात, जनता सीधा शासन नहीं कर सकती। 150 करोड़ लोग जो है वो एक साथ में क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, एक साथ में सरकार नहीं चला सकते। इसलिए इस जनता ने क्या किया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। जनता ने एक ही काम किया, इसने कहा कि भाई साहब हम घर पे रहेंगे, हम घर पे रह के अपना काम करेंगे, आप एक काम करो, हमारे प्रतिनिधि बन जाओ, आप हमारे क्या बन जाओ, प्रतिनिधि बन जाओ। प्रतिनिधि का मतलब हो गया जैसे मान लो कि सांसद बन गया, इसके साथ साथ के अंदर एमएलए बन गया, है कि नहीं है, ये बन जाओ आप। ये लोग क्या कर लेंगे, राज कर लेंगे। लेकिन ये राज तो कर लेंगे, इनको क्या कहा कि आपकी एक पार्टी होनी चाहिए, आपका एक दल होना चाहिए, और उस दल का एक विचार होना चाहिए, यानी विचार धारा होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। आगे देखते हैं, दल की अलग अलग नीतियां होंगी। अभी अपन पूरा का पूरा जब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपको आसानी से पूरा एकदम से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। यानी दल की क्या होगी, अलग अलग नीतियां। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सोच अलग है, उसका कार्यक्रम अलग है। अगर अपन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इसका दल अलग है और इसकी विचारधारा अलग है, इनका कार्यक्रम भी अलग अलग होगा। वो जनता के सामने क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब जनता के सामने मान लो कि पूरी टोटल 750 पार्टियां, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, भारत का जो निर्वाचन आयोग है
इस निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य रूप से 750 पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इंडिया के अंदर राजनीतिक दलों की संख्या निर्वाचन आयोग में 750 है। ये 750 जो निर्वाचन आयोग के अंदर रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जब ये चुनाव लड़ती है, इन चुनावों के अंदर सबका विचार अलग अलग होता है। ये जनता के सामने जाते हैं और जनता को जो अच्छा विकल्प लगता है कि भाई साहब हमें तो ये पार्टी अच्छी लग रही है। एग्जाम्पल के तौर पे 1952 के अंदर जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ तो इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप हमें वोट दीजिए। इस समय भारतीय जनसंघ भी था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी, स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनती है, अनेकानेक पार्टियां उस टाइम पे भी थी। जनता ने कहा कि भाई हमें कांग्रेस पार्टी अच्छी लग रही है। 1952 में कांग्रेस पार्टी जीत गई। 1957 के अंदर फिर से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई चुनावों के अंदर, फिर से कांग्रेस पार्टी जीत गई। 1962 में जीत गई, 1967 में जीत गई, 1971 के अंदर जीत गई, 1982 के अंदर जीत गई, 1987 के अंदर जीत गई। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। देश वही है, लोग बदल गए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और धीरे धीरे जब स्वभाव के अंदर परिवर्तन आने लग गया तो फिर जनता ने 2014 के अंदर कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है। फिर 2019 में फिर चुनाव हुए, कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है। फिर 2024 में इलेक्शन हुआ, फिर कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगता है। कहने का मतलब ये तो समय के अनुसार चलता रहेगा। यानी जैसे जैसे समय चलता जाएगा वैसे वैसे ये जो राजनीतिक पार्टियां इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। इनकी विचारधारा जो है उसमें मूल जो विचारधारा उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन समय के अनुसार ये भी क्या करते रहेंगे, परिवर्तन करते रहेंगे। जब चुनाव होगा तो ये जनता के बीच में जाएंगे, और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को जाके क्या कहेंगे, देखो हमारी ये नीतियां हैं, ये हमारा कार्यक्रम है, आप हमें इसलिए वोट दीजिए, अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। जनता को अच्छा लगता है तो वो विकल्प, कितने भी विकल्प हो, उनमें से अपनी विचारधारा के लोगों को चुन लेते हैं। यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है वो सरकार बना लेता है। अब राजनीतिक दलों का प्रमुख रूप से कार्य, ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, थोड़ा बहुत घुमा के, शब्दों का थोड़ा फेर बदल करके, शब्दों को थोड़ा इधर उधर करके। तो जब इधर उधर करके तो आप इधर उधर मत हो जाना, अदरवाइज क्या होता है कि मतलब आप एकदम से ध्यान उसमें देते नहीं है, आपको लगता है कि यार मैंने याद तो किया था लेकिन इसमें तो ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, जबकि उसकी मेन मूल बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस राजनीतिक दल क्या है इसके बारे में ये वाली लाइन लिखनी है, राजनीतिक दलों की। अच्छा, एक दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो उनकी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एग्जामिनर की जो, पहली बात तो आपका जो एग्जामिनर जब पेपर सेट बनाएगा तो वो पेपर आपकी समझ के हिसाब से बनाएगा, मतलब आपका माइंड कितना है, आपका लेवल कितना है, उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर को क्या करेगा, सेट करेगा। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई जो पेपर उसने सेट किया है उसमें शब्दों का कहीं फेरबदल तो नहीं है, शब्दों का कहीं खेल तो नहीं हो रहा, आपको मेन बात पे टिके रहना है। अब जब एग्जाम देने के बाद में जब आपका कॉपी चेक किया जाएगा, आपकी जब कॉपी चेक की जाएगी, उस कॉपी के अंदर नंबर आपको कब मिलेंगे भाई, 90% तो ऐसे आने वाले हैं नहीं। आपने राजनीतिक दल के बारे में पढ़ लिया, आपको पता चला कि भाई ये राजनीतिक दल है और आपने छापना स्टार्ट कर दिया, भारत के अंदर बीजेपी है, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी है, भारत के अंदर आम आदमी पार्टी है, तो भाई साहब आपको ऐसे नंबर नहीं देने वाला एग्जामिनर। यानी जो एग्जाम लगने के बाद में जब आपकी जिस टीचर के पास में कॉपी जाएगी और आपने हर कुछ ही लिखा और उसने क्वेश्चन पूछा, दो नंबर का ही पूछा और 2 लाइन के अंदर आपको उस क्वेश्चन का क्या देना होता है, आंसर देना होता है, और उसने इतना ही पूछा है कि राजनीतिक दल क्या है और इसके प्रमुख रूप से घटक बता दो, तो भाई साहब ये 2 लाइन ही लिखनी है, उसमें बीजेपी कांग्रेस फलाना ढीगड़ा ढीमका ये नहीं लिखना होता। यानी जो पूछा गया है उसी का आंसर देना, जो पूछा गया है उसी का जो स्टूडेंट आंसर देगा उसी को सबसे ज्यादा नंबर देगा, और जो पूछा गया है और उसके हिसाब से आंसर नहीं देना और हर कुछ ही लिख देना,
जैसे कॉलेज की एग्जाम में आप हर कुछ लिख देते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रश्न उत्तर नहीं करने होते हैं। आपको केवल और केवल प्रश्न उत्तर किस हिसाब से करने होते हैं, जो पूछा गया है उसी के हिसाब से आपको उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब आपको पूछा गया कि भाई राजनीतिक दलों के प्रमुख रूप से कार्य क्या है, दो राजनीतिक दलों के नाम बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो राजनीतिक दलों का प्रमुख रूप से क्या है भाई, ये राजनीतिक दल हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं। इसके साथ साथ में चुनावों में कौन खड़ा, उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं, नीतियां बनाते हैं, अपना कार्यक्रम बनाते हैं, बहुमत मिलने पर सरकार बना लेते हैं। अब एक शब्द यहां पे आया है बहुमत। भारत के अंदर जो लोकसभा है उसमें पूरे टोटल 543 लोग हैं। इस चीज को थोड़ा सा आसान भाषा में आप समझ लो कि ये बहुमत होता क्या है और पूर्ण बहुमत क्या होता है। 543 लोगों में से जिस पार्टी को 272 लोग मिल जाएंगे, 272 लोग मिल जाएंगे, यानी सांसद मिल जाएंगे, वो सांसद मिलके अपनी सरकार बनाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे समझना, हमें ध्यान रखना है कि संसद है ना, तो संसद के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया लोकसभा, एक क्या है भाई लोकसभा, एक क्या है राज्यसभा, और एक है राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये 3 महत्वपूर्ण बात हो गई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा की पूरी टोटल सीट है 543, राज्यसभा जो है उस राज्यसभा के अंदर पूरे टोटल लोग है 245, लेकिन 245 से हमें वहां यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमें ध्यान रखना है 233 का, क्योंकि इनका चुनाव होता है। और राष्ट्रपति इंडिया के अंदर एक ही है, द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखो इधर, इनका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हो गया कि जनता इनके चुनाव में सीधा भाग नहीं लेती, इनके चुनाव में भाग लेता है राज्य के जो विधायक होते हैं ना, वो विधायक इनके चुनाव में भाग लेता है। अब ये लोकसभा जो है, लोकसभा के चुनाव में तो भाई जनता सीधा भाग लेती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं, 2014 के अंदर, कब 2014 के अंदर जब भारत में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली 282। 2019 के अंदर जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली 303, और 2024 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली 240। अब यहां पे देखो, यानी 2014 में जब चुनाव हुआ तो 282 सीट मिल रही है, तो बहुमत से 10 से ज्यादा सीट मिल रही है भाई साहब। बहुमत का मतलब यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट अपनी पार्टी के, यानी 282 जो सांसद है, जिनको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, आपके क्षेत्र में जो एमपी है, जो सांसद है, जैसे हमारे सिक्कर जो क्षेत्र है उसमें अमराराम भारतीय जो संसद है उसके अंदर क्या है सांसद है, तो ये 282 सीट मिली तो 10 सीट ज्यादा मिली है ना, लेकिन 240 सीट मिलती है 2014 में, तो कितनी सीट कम पड़ गई भाई साहब, 32 सीट कम पड़ गई। यानी राष्ट्रपति ने आमंत्रण तो दिया किसको, भारतीय जनता पार्टी को। जब सरकार चुनाव लड़ती है, सॉरी ये राजनीतिक जब चुनाव लड़ते हैं, तो ये जो पार्टियां जब चुनाव लड़ेगी तो चुनाव जीतने के बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, जिस पार्टी को बहुमत मिल गया उस पार्टी को आमंत्रित करता है और ये कहता है कि आप सरकार बनाइए। ये संविधान में प्रावधान है, क्योंकि राष्ट्रपति ही कहता है। अब राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई आप सरकार बनाइए, लेकिन यहां पे तो बहुमत मिला हुआ ही नहीं है, तो मिला हुआ नहीं है तो राष्ट्रपति ने यह कहा कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप बहुमत को पेश कीजिए। किसको पेश कीजिए, बहुमत को। तो बहुमत में 32 सीट कम पड़ रही है बीजेपी के, माइनस में भाई बीजेपी को 32 सीट कम पड़ गई, 240 सीट ही मिली। तो जब 240 सीट ही मिली तो 32 सीट कम है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनका एक गठबंधन चलता है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है इसके अंदर अनेक पार्टियां हैं, इसके अंदर क्या है, अनेक पार्टियां हैं, और ये जो पार्टियां हैं मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्या करती है, काम करती है।
तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तो नायडू साहब ने ये कहा कि भाई साहब हम आपको 16 सीट दे देंगे। इसके साथ साथ में मुख्य रूप से यहाँ पे जो नीतीश कुमार है बिहार के, उन्होंने कहा कि 12 सीट हम दे देंगे। तो 4 सीट कम पड़ गई। तो एक एक जो सांसद थे जो अपनी पार्टी से चुनकर आए थे, उनको कहा कि आप भी हमारा साथ दीजिए। ऐसे करके इन्होंने 32 सीट और प्राप्त करके कितनी सीट ली? 272 सीट पूरी कंप्लीट की। फिर जाके भारत में सरकार का निर्माण हुआ। इसलिए भारत में गठबंधन की सरकार है प्रेजेंट टाइम में। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी 240 सीट ही मिली। इस पार्टी ने क्या किया? दूसरी पार्टियों से सीट ली जो जीत कर आए थे। जो जीत कर आए उनसे सीट लेने के बाद में इन्होंने 272 का आंकड़ा पूरा किया। जब 272 का आंकड़ा पूरा किया तो इनकी सरकार बनी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक, और नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। इनकी सरकार बनी। अब आपको ध्यान में रखना है, क्या 2014 में गठबंधन की सरकार थी? तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 282 सीट है, बहुमत से 10 ज्यादा सीट है। 2019 के अंदर 303 सीट है, वैसा बहुमत से तो बहुत ज्यादा सीट ज्यादा है। कहने का मतलब यहां पे यह हुआ कि बहुमत मिल जाएगा, उसके बाद में ये क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। और अगर बहुमत नहीं भी मिला तो बहुमत को क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। विपक्ष में रहकर सरकार की आलोचना करना। प्रेजेंट टाइम के अंदर भाई साहब कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष में है। किस में है? विपक्ष में। और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है वो, उसका नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या करते हैं भाई साहब? विपक्ष के नेता हैं। तो हम और आप तो जाएंगे नहीं कि नरेंद्र मोदी सही काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है, हम और आप तो जाने वाले नहीं है। तो वहां पर बैठे हुए हैं ये राहुल गांधी। राहुल गांधी कोई भी सरकार काम करेगी उसकी क्या करेगी, क्या करेगा? आलोचना करेगा और ये कहेगा कि भाई ये काम तो सही नहीं है। ये बात कौन कहेगा? राहुल गांधी कहेगा, क्योंकि विपक्ष का नेता वही है। तो बाकी जितने भी सांसद होते हैं वो जो सरकार के नहीं है, सत्ता पक्ष के नहीं है, वो सारे के सारे लोग मिलकर उसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो जैसे घर में बैठ के कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, सड़कों पे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर संसद के अंदर आवाज उठाने का, सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करने का अधिकार किसके पास में होता है? विपक्ष के नेता के पास में होता है। कानून बनाने में भूमिका निभाना, यानी ये पार्टियां कानून बनाती है, आपको पता होना चाहिए ये पार्टियां कैसे कानून बनाती है। अच्छा, भारत के अंदर कानून बनाता कौन है भाई? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ। भारत में कानून कौन बनाता है? भारत के अंदर कानून बनाता है संसद। कौन बनाता है? संसद। और हमने जो जिनको चुनकर भेजा है, जो सांसद है या फिर जो अपने विधानसभा के जो विधायक हैं, ये सारे के सारे मिलके अपने लिए क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। इन लोगों को हमने चुना है। पहला क्वेश्चन कमेंट करके आप जरूर बताएं, लोकसभा की सीट कितनी है? मैंने आपको अभी बताई है। राज्यसभा की सीट कितनी है? मैंने आपको अभी बताई है। समझ आ गया ना? बहुमत के लिए कितनी सीट होनी चाहिए? 272 सीट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। मान लो कि राजस्थान की अपन बात करें, तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीट है। इनमें बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए भाई साहब? आप कमेंट करके बताना। समझ में आ गया ना? अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताना कि 200 में से कितने विधायक एक पार्टी को मिलने पे उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। अब जब देखो चुनाव होता है ना, तो राजनीतिक दल घरों पे आ जाते हैं कि भाई साहब अब करो तो थेमानी वोट दीजिए, है कि नहीं है? चाहिए वो, चाहे कितना ही काम किया या फिर नहीं किया है। चुनावों के टाइम पे जितने भी नेता होते हैं आपके घर घर तक आते हैं और आपको आके कहते हैं भाई साहब आप ही हो, आप ही मालिक हो हमारे, है कि नहीं? आपके बिना तो कुछ नहीं है, ये दुनिया ही सुनी सुनी है। और हम उस टाइम पे उनको एकदम से भला बुरा कहते हैं कि भाई साहब थे न, बहुत घटिया आदमी हो, ऐसे हो वैसे हो। हाँ एकदम से हम, हाँ हाँ बिल्कुल अब की बार ध्यान रखेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको गालियां निकाल रहे होते हैं। समझ में आ गया ना? आपको अंदर ही अंदर गालियां निकाल रहे होते हैं और ये क्या सोचते हैं कि बेटा एक बार वोट दे दे तू,
फिर अगले 5 साल तक गया काम से, समझ आ गया ना, फिर अगले 5 साल तक आना है या नहीं आना है। और हम भी बेवकूफ़ी की तरह क्या करते हैं, उनके सामने जब इलेक्शन के अंदर वो वोट लेने के लिए आते हैं, उसी टाइम पे उनको कहते हैं 5 साल, उनको कुछ नहीं कहते, जबकि 5 साल के टाइम पीरियड में उनको कहना चाहिए कि भाई साहब आपको बनवाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करे तो शिकायत करो, ऊपर अधिकारियों को शिकायत करो, दूसरे जो मंत्री हैं उनको शिकायत करो। बार बार सोशल मीडिया, आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया हो गया है कि नहीं है, आप वीडियो बना के डालो उनका कि भाई साहब इसने ऐसा काम नहीं किया, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। सरकार के अंदर जो राजनीतिक दल है उनको एक ही चोट समझ में आती है, और वो चोट है इलेक्शन के टाइम पे वोट की चोट है। यानी सरकार को वोट की चोट समझ में आती है, बाकी नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जो है, मेरे को तो कई बार ये अफसोस होता है कि भाई साहब सीजेपी, इससे पहले बीजेपी, तो क्या आने वाला जो फ्यूचर है वो सीजेपी का तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बाद में बी के बाद में सी आता है, बी के बाद में क्या आता है, सी आता है। तो क्या पता अगर भविष्य के अंदर सीजेपी की अगर राजनीतिक रूप से ये पार्टी बन जाता है, या पार्टी बन जाता है या फिर राजनीतिक दल बन जाता है, तो ये एक पार्टी और जुड़ जाएगी, और क्या पता सरकार बन जाए इसकी भी, है कि नहीं है, कोई कह नहीं सकता। तो सरकार को, राजनीतिक दलों को एक ही चोट समझ में आती है, वो है वोट की चोट। तो ये जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं राजनीतिक दल। आगे देखते हैं साथियों, राजनीतिक दलों के अन्य कार्य क्या है, जनमत का निर्माण करना, समझ में आ गया, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक रखना, यानी किसके रूप से, राजनीतिक रूप से। और जनता अगर जागरूक है, उस क्षेत्र का विकास अपने आप होता है, और अगर जनता ही जागरूक नहीं है तो उस क्षेत्र का विकास नहीं होता भाई साहब। ये राजनीतिक जो दल होते हैं, जो नेता होते हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी है, ये कभी भी आपका भला करना नहीं चाहते, ये तो केवल और केवल क्या करना चाहते हैं, अपना काम, अपना सिट्टा सेकना चाहते हैं भाई साहब। सीधी सी बात ये है, आप लोगों को अगर आप काम करवाना तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई एमएलए या फिर एमपी, विधायक या फिर सांसद अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, सरपंच कर रहा है, पंच कर रहा है, प्रधान कर रहा है, तो उनके खिलाफ आप शिकायत कीजिए, है कि नहीं है, बोलना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर बिना बोले कुछ भी नहीं होने वाला, अपने अधिकारों के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। तो ये जैसे देख लो, अभी थोड़े दिन पहले सीजेपी जो है, सीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी को झुका के रख दिया, है कि नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। जंतर मंतर पे आपने थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट देखा होगा, कितना भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। और बीजेपी ये एक टाइम पे ये कहा करती थी कि भाई साहब हम अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेते, रिजाइन नहीं लेते, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई सरकार तो एकदम से तानाशाही बन जाएगी, लेकिन झुका दिया और अंत में इस्तीफा देना पड़ा। अभी झारखंड के अंदर आंदोलन चल रहा है, ये शुरुआत है, अभी आगे काफी समस्याओं का सामना राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। आगे देखो, भारत में दलीय व्यवस्था, देखो एक दलीय व्यवस्था होती है, यानी जिसमें एक ही दल हो, एक दलीय व्यवस्था, समझ में आ गया ना। एक दलीय जो व्यवस्था है उसमें एक ही दल होता है, जैसे जो चाइना है, चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, समझ में आ गया ना। फिर होता है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जिसमें अनेक दल हो, जिसमें क्या हो, अनेक दल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन सा देश है, भारत है, उसमें अनेक दल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडिया के अंदर लगभग 750 राजनीतिक दल है। तीसरा होता है द्विदलीय व्यवस्था, यानी जिसमें कितने दल हो, 2 दल हो मुख्य रूप से। तो द्विदलीय के अंदर एक तो अमेरिका आ जाता है और एक आता है ना, ये 2 देश हैं जो द्विदलीय शासन व्यवस्था का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, या फिर इन दोनों देशों के अंदर द्विदलीय शासन व्यवस्था है, 2 दल है यहाँ पे। तो आपको पूछा जाए कि अगर इनकी परिभाषा पूछ ली जाए, ऐसा पूछ सकता है कि एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन करने का अधिकार एक ही राजनीतिक दल को हो। और वो देश कौन सा, चाइना है। बहुदलीय यानी वहां पे बहुत सारे दल हैं, भारत है। द्विदलीय 2 ही दल हैं, अमेरिका और ब्रिटेन। आगे देखते हैं अपन, बहुदलीय शासन व्यवस्था है जहां पे राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, अनेक राजनीतिक दल लेते हैं। कुछ दलों का प्रभाव कई राज्यों में होता है, जबकि कुछ मुख्यतः किसी राज्य क्षेत्र में प्रभावशाली होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आम आदमी पार्टी जो है, उसका प्रभाव दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर मुख्य रूप से है।
कुछ दल हैं जैसे अपने क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जैसे आरएलपी राजस्थान के अंदर है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जो अपने क्षेत्र तक सीमित रहती है। राष्ट्रीय दल किसे कहा जाता है? मुख्य रूप से ये आपको बात ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल में क्या होता है कि राष्ट्रीय दल वे दल हैं जिनका संगठन और राजनीतिक प्रभाव कई राज्यों में होता है, जो निर्धारित चुनावी मानदंडों को पूरा करते हैं। अब ये चुनावी मानदंडों को पूरा करते हैं, ये मानदंड कौन कौन से होते हैं मैं आपको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, डिटेल में बता देता हूं। हमारी लोकसभा जो है, जब लोकसभा का इलेक्शन हो, समझ में आ गया ना, जब लोक सभा का क्या हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो इस चुनाव में उस पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी जिसको 6% वोट मिला हो। 6% वोट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कि 100% पे पूरा का पूरा प्रतिशत निकलता है, तो मान लो कि इंडिया के अंदर, भारत में लोगों ने वोट दिया 70%, लोगों ने कितना परसेंट, लोगों ने 70% लोगों ने वोट दिया, यानी 30% लोगों ने वोट तो दिया ही नहीं। तो जो कुल वोट पड़े उनमें से 6% वोट जिस पार्टी को मिले, और इसके साथ साथ में 4 लोकसभा की सीट मिलना चाहिए। कितना सीट मिलना चाहिए? 4 लोकसभा की सीट मिलना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में कितना परसेंटेज वोट मिलना चाहिए? 6% वोट मिलना चाहिए। और कम से कम वहां पर कितनी लोकसभा की सीट मिलनी चाहिए? 4 लोकसभा की सीट मिलनी, विधानसभा की सीट मिलनी चाहिए। कितनी विधानसभा की सीट मिलनी चाहिए? 4 विधानसभा की सीट मिलनी चाहिए। समझ में आ गया ना? तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी। यह चुनाव आयोग के अंदर क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ, चुनाव आयोग में यह प्रावधान है कि जिस पार्टी को लोकसभा में 6% तो वोट, लोकसभा की 4 सीट, कम से कम 4 राज्यों में कितना परसेंटेज वोट मिलना चाहिए? 6%। जो राज्यों की विधानसभा है वहां पर, और वहां पर लगभग आपको 4 सीट क्या करनी पड़ेगी? जीतनी पड़ेगी। आगे अपन देख लेते हैं। राज्य का जो दल होता है उसमें 6% तो वोट लेना पड़ेगा और 2 विधानसभा की सीट लेनी पड़ेगी। अगर 6% वोट ले लिया और 2 विधानसभा की सीट अगर ले लिया आपने, तो वो राज्य का दल कहलाएगा। कौन सा दल कहलाएगा? राज्य का दल। राष्ट्रीय जो दल है उनकी इंडिया के अंदर संख्या 7 ही है। कितनी संख्या है इनकी? 7 संख्या है। ये भी अपन अपनी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेंगे। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव मुख्यतः किसी विशेष राज्य क्षेत्र में होता है और वे क्षेत्रीय मुद्दों को क्या करते हैं? उठाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनकी विचारधारा क्षेत्र पर आधारित होगी या फिर केवल और केवल क्षेत्र के लिए काम करेंगे। वो राष्ट्र के लिए भी काम करते हैं, लेकिन उनका संगठन इतना मजबूत नहीं होता, उनके सक्रिय सदस्य नहीं होते, उनका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होता। उसकी वजह से जनता के बीच में वो बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो क्षेत्र के मुद्दों को ज्यादा उठाने का क्या करते हैं? काम करते हैं।